सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं जो है मास्टर सर्कुलर नंबर 19 नंबर का मास्टर सर्कुलर है जो 2019 में अपडेट किया गया था। 4 जून 2019 का सर्कुलर है। सब्जेक्ट है कंफर्मेशन ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज। मास्टर सर्कुलर रेलवे एम्प्लॉय जो रेलवे में ज्वाइन करते हैं उनके कंफर्मेशन के ऊपर ये वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो लाभप्रद रहेगा, बेनिफिट रहेगा जिसको जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ या दूसरे डिपार्टमेंट में एग्जाम कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग स्टैब्लिशमेंट के रूल जानना चाहते हैं उनको वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बेस है स्टैब्लिशमेंट के कई सब्जेक्ट के ऊपर, स्पेशली लियन क्या होता है। और कई लोग जो दूसरे डिपार्टमेंट में डिप्यूटेशन में या कहीं बाहर दूसरी जगह अप्लाई करते हैं और टेक्निकल रजिस्ट्रेशन लेके जाते हैं, फिर वो कई बार वापस उनको आने का होता है, तो उसके लिए क्या नियम है और सही नियम क्या है, तो आज कोशिश करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात दोबारा क्लियर कर दूं कि जो मैं आज बता रहा हूं ये सिर्फ मेरे विचार है, मेरा इंटरप्रिटेशन है। इसको प्लीज ऑफिशियली ना लिया जाए। मुझे ये इशू आज डिस्कस करना था तो मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि the provision regarding confirmation non-registered railway employees are contained in section F of chapter 1 of Indian Railway Establishment Manual 1 volume 9। तो हमारा जो IRM वॉल्यूम 1 है 2009 में, उसमें सेक्शन F में कंफर्मेशन की बात की गई है। जनरल बातें जो कंफर्मेशन में 2A में लिखा हुआ है, कंफर्मेशन विल बी मेड ओनली वंस इन द सर्विस ऑफ रेलवे सर्वेंट विच विल बी इन द एंट्री गेट। यानी कोई भी रेलवे कर्मचारी जब रेलवे में ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन करने के बाद उसका कंफर्मेशन लाइफ टाइम में एक ही बार होगा, वो भी एंट्री ग्रेड में होगा। यानी जैसे वो रेलवे में ज्वाइन करेगा किसी भी लेवल पे, लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक हमारे यहाँ एंट्री होती है, लोग ज्वाइन करते हैं, तो जिस भी लेवल में वो एंट्री करेगा वो पहली बार 1 टाइम ही उसका कंफर्मेशन होगा। सेकेंड पॉइंट में कहा गया कंफर्मेशन विल इज डीलिंक्ड फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट पोस्ट इन the grade, and in other words the railway servant who has successfully completed the probation period may be considered for confirmation। किसी जमाने में 1989 से पहले कंफर्मेशन होने के लिए परमानेंट पोस्ट होना जरूरी था। जब तक परमानेंट पोस्ट अवेलेबल नहीं होता था, कंफर्मेशन नहीं होता था, और अब उसको 1989 से उसको हटा दिया है और अभी कहा गया है कि अब परमानेंट पोस्ट नहीं भी हो और रेलवे कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी रेलवे में ज्वाइन करता है, अगर सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड को सफलता पूर्वक वो पूर्ण कर लेता है, यानी कंप्लीट कर लेता है अपना प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली, तो फिर इसको कंफर्मेशन किया जाएगा। वेकेंट परमानेंट पोस्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई कर्मचारी प्रमोट तभी होगा जब वो एक पोस्ट हो, उसके बाद अगर पोस्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम प्रमोट करते ही नहीं है। लेकिन ठीक है, जो नियम है वो बता रहा हूं मैं। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है वो बता दूं मैं आपको, 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड शुड बी इंट्रोड्यूस इन ऑल रिक्रूटमेंट गेट। यानी कि एक कई लोग कंफ्यूज होते हैं सर प्रोबेशन पीरियड कितना होता है, तो इस चैप्टर में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। काफी सारी बातें हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर काफी सारी बातें क्लियर होगी इस वीडियो में। जिसमें कहा है कि प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 2 साल का होगा। इनिशियल जितने भी रिक्रूटमेंट गेट है, यानी हमारे यहाँ रेलवे में लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक रिक्रूटमेंट होता है। एसएससी जो हमारा होता है या सीएलए भी जो है लेवल 7 में लोग आते हैं, तो जितना भी लेवल 1 से लेवल 7 में किसी भी ग्रेड में आता है, तो जो पहली बार रेलवे में ज्वाइन करेगा तो उसका इनिशियली उसका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। Where initial period is prescribed, initial training is period is prescribed such as in case of apprentice PWI, यानी जेई अब हो गया है, apprentice PWI नहीं होता है, traffic apprentice etc. The probation period will start after successful completion of the training। यानी प्रोबेशन पीरियड जो होगा, मैं बता दूं, हमारे रेलवे में 2 तरह से लोग आते हैं। एक तो डायरेक्ट आते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेनिंग नहीं होती, तो जैसे वो ज्वाइन करते हैं इमीडिएट पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। जैसे क्लरिकल स्टाफ जो होते हैं, मिनिस्टर स्टाफ, वो डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। और लेवल 1 में भी कई लोग डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। कईयों की ट्रेनिंग मैंडेटरी है, जैसे लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल में जितने भी गार्ड हैं, तो इनके ट्रेनिंग कंपल्सरी होती है। इनिशियल ट्रेनिंग प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं। तो उनका प्रोबेशन पीरियड जो लोग डायरेक्ट रेलवे में बिना ट्रेनिंग आते हैं उसका उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट डे से। और जो लोग ट्रेनिंग जिनके लिए मैंडेटरी होता है वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद
जब वो रेगुलर होते हैं रेलवे में, उस दिन से उनका प्रोबेशन पीरियड चालू होगा। मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा आपको इसमें। तो ये बता दूं आपको, तो प्रोबेशन पीरियड इनका स्टार्ट होगा 2 साल का आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी सक्सेसफुल होना जरूरी है, यानी ट्रेनिंग के जो एंड में जो एग्जाम होता है उसको पास कर लेते हैं, और फिर वो रेगुलर जिस दिन होते हैं वहां से उनका 2 साल चालू होगा। बी में कहा गया है कंफर्मेशन, इसको मैं हिंदी में भी जरा एक बार पढ़ के सुना दूं, कई लोग जो हिंदी हमारे जानकार लोग हैं यहाँ पे, हिंदी में भी है ये। सामान्य का रेल कर्मचारी की सेवा में पुष्टिकरण केवल एक ही बार की जाएगी, जो प्रवेश ग्रेड में होगा, यानी इंटर ग्रेड में जो होगा एक ही बार करना है आपका। पुष्टिकरण बोलेंगे इसमें कंफर्मेशन को। पुष्टिकरण को ग्रेड में उपलब्ध स्थायी पदों से डीलिंग कर दिया गया है। अन्य पदों में, अन्य शब्दों में, जिस रेल कर्मचारी ने सफलतापूर्वक परिवीक्षी पूरी कर ली है उसके लिए पुष्टिकरण के लिए विचार किया जाएगा, यानी जिसने सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट किया उनके लिए विचार किया जाएगा उनको कंफर्मेशन के लिए। सभी भर्ती ग्रेडों में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि को शामिल किया जाए, जहां आरंभिक परीक्षण अवधि निर्धारित की गई है, जैसे कि अप्रेंटिस, पीडब्ल्यूआई, यातायात अप्रेंटिस आदि मामले में परीक्षा अवधि प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर आरंभ होगी। यानी जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो ट्रेनिंग के कंप्लीट सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद होगा, ये कहा गया है हिंदी में। बी में कहा है कंफर्मेशन इन द ग्रेड टू विच इनिशियली रिक्रूटमेंट, जिस ग्रेड में वो आते हैं उसमें कंफर्मेशन के क्या नियम है। तो अपॉइंटी शुड सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट द प्रोविजन, इसमें जैसे मैंने पहले ही कहा है कि आपको प्रोविजन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर फॉर कंसीडरिंग द रेल सर्वेंट एज एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन शुड कंटिन्यू टू बी फॉलोड, जो कंफर्मेशन के जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया है। A specific order of confirmation will be issued when the case is clear from all angles, यानी कि हर मामले में कहा गया रेलवे बोर्ड ने कि जैसे ही सब मामले से मामला क्लियर हो जाता है, कर्मचारी का सक्सेसफुली जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, जो फॉर्मेलिटीज आगे बताएंगे, सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद लगता है कि एम्प्लॉय ने सारे मामले क्लियर कर लिए हैं, सब मामले से क्लियर है, तो उसका कंफर्मेशन ऑर्डर इशू होना चाहिए। हालांकि मैंने देखा रेलवे में अभी कंफर्मेशन ऑर्डर जनरली इशू नहीं होते हैं, तो हम डीम्ड मान सकते हैं कंफर्मेशन। जैसे वो प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो हम उसको 2 साल के बाद हम एक डीम्ड कंफर्मेशन डेट मान सकते हैं, क्योंकि मैंने जहां तक मेरी जानकारी है, गजिस्ट्रेट ऑफिसर जो यूपीएससी के थ्रू ग्रुप ए में डायरेक्ट आते हैं उनके लिए कंफर्मेशन होता है, ऑर्डर निकलता है उनका 2 साल के बाद, जो भी उनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है। सिर्फ ग्रुप ए में मैंने देखा निकलता है, और लेकिन ग्रुप बी में तो ऑब्वियसली प्रमोशन वाला मामला होता है, वहां होगा ही नहीं कंफर्मेशन। प्रोबेशन पीरियड तो होगा, लेकिन कंफर्मेशन वहां पे भी अब जो नॉर्मल रूल अभी प्रमोशन का मैं नीचे आऊंगा बताऊंगा वहां होता है, लेकिन ऑर्डर नहीं निकलेगा क्योंकि वो डीआर कोटा नहीं है। और ग्रुप सी में भी कंफर्म करने के आदेश तो है, नियम है, लेकिन हम जनरली करते नहीं है। अब प्रमोशन की बात आई, जैसे ये इनिशियल रिक्रूटमेंट गाइड में बोला गया है कि आप जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली, आपको कंफर्म करना है, ऑर्डर निकालना है। प्रमोशन की अब बात हो रही है, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो आपका नियुक्ति अधिकारी होगा, जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि लेवल 1 का हम असिस्टेंट स्केल ऑफिसर बोलते हैं, और अप टू लेवल 5 जो होता है वो सीनियर स्केल ऑफिसर होता है, एंड अप टू लेवल 7, 6 एंड 7 के लिए जे ग्रेड ऑफिसर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शुड असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रोबेशन बाय गोइंग थ्रू द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इफ मेंटेन, अदरवाइज द वर्किंग रिपोर्ट इमीडिएटली ऑन completion of probation, and the whole procedure including obtaining vigilance clearance, issue of formal orders if the competent authority has come to the conclusion that the employee has satisfactorily completed the probation period of probation should be completed within a maximum period of 6 months. A copy of the order should be endorsed to the employee concerned। ये मैं जरा हिंदी में दोबारा बता देता हूँ आपको। पदोन्नति पर नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद गुप्त जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अगर है तो, अथवा वर्किंग रिपोर्ट के द्वारा परीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन करना है कि कर्मचारी जो है प्रमोशन पे वो कैसा काम कर रहा है। यदि सक्षम अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कर्मचारी ने परीक्षा अवधि संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट कर ली है, तो सतर्कता अनापत्ति औपचारिक आदेश जारी करने सहित पूरी प्रक्रिया को अधिकतम 6 माह की अवधि में पूरा किया जाए। जारी किए आदेशों की एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भी देना है। तो और अगर इसको मैं सरल शब्दों में बात करूं तो मैं बता दूं आपको, प्रमोशन में आगे जैसे लास्ट में लिखा हुआ है 3 नंबर पे, देयर शुड बी ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन ऑल ग्रेड ऑफ प्रमोशन, यानी
जो प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसा कि इस वीडियो में इस लेक्चर में आपको दिख जाएगा कि जैसे इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड में प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, वो प्रमोशन होने के बाद किसी जमाने में 2 साल का हुआ करता था, लेकिन 2001 के बाद उसको रिड्यूस करके जो 24 महीने की जगह अब 24 मंथ्स की जगह अभी 12 मंथ्स कर दिया, यानी 1 साल कर दिया। यानी जितने भी प्रमोशन ग्रेड में जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 1 साल होगा। तो यानी कि जैसे ही वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करता है, यानी 1 साल के बाद नेक्स्ट जो 6 मंथ होंगे, यानी 18 मंथ्स टोटल पकड़े हैं, तो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद कहा गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक्सरसाइज करनी है, उसका कार्य का इवोल्यूशन यानी जो वर्क किया उसका मूल्यांकन करना, इवोल्यूट करना है और देखना है कि वो सेटिस्फैक्टरी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके लिए वो विजिलेंस क्लेम्स भी मांग सकता है। और पूरा जो प्रोसीजर है वो 6 मंथ में कर सकता है, यानी 18 मंथ्स में प्रमोशन होने के 18 मंथ कंप्लीट होने के बाद एक नियम है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं एग्जाम में, कि कोई भी कर्मचारी प्रमोशन होने के बाद बिना डीआर इंक्वायरी के, डीआर प्रोसीडिंग अप्लाई किए, यानी विदाउट इश्यू ऑफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट यानी एसएफआई इश्यू होने के बिना भी क्या किसी को रिवर्ट किया जा सकता है और कितने टाइम में किया जा सकता है। तो उसके लिए है 12+6 यानी 18 मंथ्स। कोई भी कर्मचारी है उसको प्रशासन जो है, अगर उसका काम बराबर नहीं है, प्रमोशन में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो 18 महीने में उसको उसके कार्य का इवोल्यूटिंग वर्क जो उसने किया उसको इवोल्यूट करके उसको विद इन 18 मंथ्स के बाद उसको रिवर्ट किया जा सकता है। तो वह रूल भी आता है। तो ये वही प्रोसीजर है कि आपका जैसे ही 12 मंथ्स होने के बाद आपको जो कर्मचारी प्रमोट हुए हैं उनका इवोल्यूट करना है। हालांकि प्रैक्टिकली जनरली होता नहीं है, लेकिन नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ। Where provision is prescribed, the appointing authority will, on completion of a prescribed period of provision, assess the work and conduct of the railway servant himself, and in case the railway servant is found fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the provision period। यानी कि वही जो पिछले पैराग्राफ में बताया है नंबर 1 में कि कर्मचारी जो अपेंडिंग अथॉरिटी था उसके वर्क को एनालाइज करना है, उसको इवोल्यूट करना है और देखना है कि अगर वो जो प्रमोशन हुआ हायर ग्रेड पे क्या वो उस काम करने लायक है, फिट है वो। अगर उसको लगता है वो फिट है तो वो उसके लिए ऑर्डर पास करेगा। If the appointing authority considers that the work of railway servant has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted। अगर offending authority को लगता है कि उसका जो काम है संतोषजनक नहीं है या और टाइम लगेगा और थोड़ा देखना है उसको काम को, तो फिर उसको रिवर्ट कर देगा जहां से वो प्रमोट हुआ है। सिंस देयर विल बी नो कंफर्मेशन और प्रमोशन बिफोर एन ऑफिशियल इज डिक्लेयर्ड टू हैव कंप्लीटेड द प्रोबेशन सैटिस्फैक्टरी, ए रिग्रेस स्क्रीनिंग of his performance should be made and there should be no hesitation to revert a person to the post or grade from which he was promoted if his work during probation has not been satisfactory। इसमें वो कहा मोटा मोटा अगर बताया सरल शब्दों में कि कोई भी कर्मचारी के पदोन्नति होने पर यानी प्रमोशन होने पर 1 साल पूरा करने के बाद, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी को चाहिए कि उसके वर्क को एनालाइज करे, इवोल्यूट करे। अगर वर्क सेटिस्फैक्टरी है तो उसके लिए कंफर्मेशन ऑर्डर निकाल दे। अन्यथा अगर लगता है कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उसको रिवर्ट करने के लिए हेजिटेट ना करें। अगर उसको इमीडिएटली उसका काम बराबर नहीं है तो उसको रिवर्ट कर देना है जिस पोस्ट से वो प्रमोट होके आया। अगर लेवल 6 में था और लेवल 7 में प्रमोट हुआ है और 1 साल के बाद विद इन नेक्स्ट 6 मंथ में उसका वर्क को एनालाइज करके अगर बराबर नहीं है लेवल 7 में तो उसको वापस लेवल 6 में रिवर्ट किया जा सकता है, यह नियम बोलता है। थर्ड पैरा बोलता है देयर शुड बी ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन ऑल रिक्रूटमेंट ऑल ग्रेड ऑफ प्रमोशन। कोई भी कर्मचारी रेलवे में आने के बाद पहले 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद जब वो प्रमोट होता है तो प्रमोशन में उसका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो मैं एक बार क्लियर कर दूं कि जैसे इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड में आएगा बंदा, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद उसको कंफर्मेशन करना है और जब वो प्रमोट होगा, प्रमोट होने के बाद 1 साल के बाद प्रोबेशन पीरियड होने के बाद फिर कंफर्म होगा। यानी इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड में वो 2 साल के बाद कंफर्मेशन होगा और अगर ट्रेनिंग 6 महीने का है तो 2.5 साल के बाद कंफर्म होगा इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड में। लेकिन प्रमोशन होने के बाद जो है वो 1 साल के बाद कंफर्म होगा। हालांकि कंफर्मेशन ऑर्डर जब वो रिक्रूटमेंट होगा वही निकालेंगे, सेकंड टाइम कंफर्मेशन रेलेवेंट नहीं किया गया, लेकिन
कंफर्म होगा वो, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं होगा कोई भी कर्मचारी, चाहे वो इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड में है या फिर प्रमोशन ग्रेड में, मैं क्लियर कर दूं, कोई भी कर्मचारी किसी पोस्ट को ज्वाइन करता है तो उसको उस पोस्ट का लियन एक्वायर करना जरूरी होता है। विदाउट लियन किसी भी कर्मचारी को रखा नहीं जाएगा, कर्मचारी के साथ उसका लियन जुड़ता है। तो लियन एक्वायर करने के लिए उसको कंफर्म होना पड़ेगा, और कंफर्म होने के बाद ही लियन एक्वायर कर पाएगा। लियन के ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगा, पहले ये थर्ड वाला पैरा पूरा कर लूं मैं। There should be a probation period of 12 months in all grade of promotion. Cases of staff promoted on regular basis should be reviewed after completion of 12 months probation period with a view to determine their suitability for retention in the grade. यानी कर्मचारी जैसे ही प्रमोट होता है तो 12 मंथ्स के बाद, 12 महीने के बाद उसको देखना है कि वो पर्टिकुलर ग्रेड में रहने लायक है कि नहीं वो। The review should be completed early and the decision to retain the employee in the higher grade or post or to revert to the lower grade should be taken and implemented within a period of 6 months from the date of completion of probation। जैसे इसमें भी यही चीज रिपीट की है कि कोई भी कर्मचारी प्रमोशन होने पर 12 महीने वो जो परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड में रहेगा, और प्रोबेशन पीरियड जैसे 1 साल पूरा कंप्लीट करने पर अथॉरिटी को एग्जामिन करना है, इवोलेट करना है कि वो उस प्रमोशनल वाले ग्रेड में रहने लायक है या उसको रिवर्ट करना है। ये जो प्रोसेस है उसको अगले 6 महीने में करनी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब मैं लियन की जरा बात कर दूं मैं आपको। ये एक लियन का मास्टर सर्कुलर है हमारा, मास्टर सर्कुलर है हमारा 21 नंबर का। रेजिनेशन इसी में है, टेक्निकल रेजिनेशन वाली भी बात कही है यहाँ पे। टेक्निकल रेजिनेशन मास्टर सर्कुलर जो है आरबी नंबर है 21/17। इसमें जब हम जाएंगे लियन की बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर लियन इज डिफाइंड इन फंडामेंटल रूल 913 में लियन की बात की गई है हमारी। इट रिप्रेजेंट द राइट ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू होल्ड ए रेगुलर पोस्ट। किसी भी रेगुलर पोस्ट को होल्ड करने के लिए राइट जो देता, अधिकार देता है किसी भी सरकारी कर्मचारी को उस पोस्ट पे रहने का। तो लियन एक जो शब्द है वो एक अधिकार है, किसी भी कर्मचारी को किसी पद पे रहना है तो उसको लिए लियन एक्वायर करना पड़ेगा, लियन प्राप्त करना पड़ेगा, ताकि उसको उस पद पे काम करने का उसको अधिकार मिल सके, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पररी हो, आइदर इमीडिएटली और ऑन टर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ एब्सेंस। The benefit of having lien in a post-service cadre is enjoyed by all employees who are confirmed in the post-service cadre of entry। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी को लियन प्राप्त करने का, लियन कब प्राप्त करने करेगा, कब उसको एंजॉय कर पाएगा लियन होने का, यानी हक कब मिलेगा उस पोस्ट पे, जब वो उस पद पे, उस सेवा में, उस कैडर में वो कंफर्म होता है, तभी उसको लियन मिलेगा। काफी समझने की बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है बातें। तो लियन होना यानी कि किसी भी कर्मचारी को किसी पद, किसी सेवा, किसी कैडर में होने का हक तब मिलेगा जब उसका लियन एक्वायर करेगा, यानी इसको धारणा अधिकारी बोलते हैं हिंदी में कई बार। तो वो तब प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए हम किसी मकान में रहते हैं, एक सरल एग्जांपल बात करें, कोई मकान में हम रहते हैं, तो किराएदार में हम रह रहे हैं, सपोज किराए पे हमने लिया मकान, या किसी स्टेशन पे हम नए आए हैं, तो सबसे पहले आदमी रहने का जुगाड़ करता है कि मैं कहीं रहूं, तो किराए पे रहता है या किसी होटल में रहता है या किसी लॉज में रहता है या किसी दोस्त क्या रहता है। वो एक टेम्परेरी उसका रहना आता है। परमानेंटली रहने का मतलब हुआ जब वो या तो रेलवे का मकान मिल जाए उसको, उसके नाम पे मकान अलॉट हो जाए, या फिर वो मकान को खरीद के उसके नाम पे रजिस्ट्री कर लेता है, तब उसको उस मकान का हक मिल जाता है। तो यहाँ पर भी कोई भी रेलवे कर्मचारी है वो किसी पद पे हक कब मिलेगा, तो 2 टाइम से हक होगा। पहला तो ये होगा कि जब वो अगर नया ज्वाइन किया रेलवे में और वो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का पूरा कंप्लीट करने के बाद कंफर्म होगा, तो वहां उसको उस पद पे, यार लेवल 1 में आया तो लेवल 1 का लियन मिलेगा आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, जब वो कंफर्म हो जाएगा। इसी प्रकार जो प्रमोशन होगा तो प्रमोशनल ग्रेड में भी वो जो प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट करता है 1 साल का, उसके बाद वो कंफर्म होगा। तो कंफर्म होने के बाद ही उसको उस पद का लियन प्राप्त होगा। यानी कि कोई लेवल 1 से लेवल 2 में गया है, प्रमोट होके गया है, तो लेवल 2 जाते ही वो रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, हम कर देते हैं रेगुलर, उसको सीनियरिटी में नाम डाल देते हैं, लेकिन उससे हक नहीं मिलेगा। उसका लियन अभी 1 में ही चल रहा, लेवल 1 में ही बंदे का लियन चल रहा होगा। लेवल 2 का लियन
एक्वायर करने के लिए उसको प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, यानी 1 साल पूरा करने के बाद वो कंफर्म होगा, तब वो लेवल 2 का लियन एक्वायर करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कई बार इंटर रिले ट्रांसफर के मामले होते हैं कई बार, तो 1 साल के करना पड़ता है, क्योंकि 1 साल के बाद ही वो लियन एक्वायर करना पड़ता है, तो उसको राइट मिलता है, तब पे उसका प्रोडक्ट होता है। तो जब तक वो 1 साल पूरा करता नहीं है तो वो कंफर्म होता नहीं है, तो जब तक कंफर्म नहीं होता है, उसको वहां का लियन ही नहीं मिला है, तो यानी लेवल 1 वाला बंदा है वो इंटर रिले ट्रांसफर लगा रहा है और लेवल 2 में उसका प्रमोशन हो गया, और भी मान लीजिए हम 6 महीने उसका प्रमोशन हुआ अभी, तो चूंकि लेवल 2 का लियन ही एक्वायर नहीं किया, उसको अधिकार ही नहीं मिला उस पद पे काम करने का, तो अगर वो 1 साल से पहले वो इंटर रिले ट्रांसफर पे गया है, तो चूंकि उसका लियन लेवल 1 में चल रहा था, तो लेवल 1 का ही उसका पे जो है वो जाएगा, और लेवल 2 का पे लेने के लिए पहले लेवल 2 में उसको कंफर्म होना पड़ेगा, लेवल 2 का लियन एक्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो जाता है तब उसको लेवल 2 का पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ बातें हैं जो मुझे समझ में आई है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा विचार है। तो यहाँ वही बात की है कि कोई भी कर्मचारी को लियन होने का सुविधा तभी मिलेगा किसी भी पद सेवा कैडर में, जब वो उस पद पे सेवा पे वो उसकी कंफर्म हो जाएगा, और ये तब होगा जब वो जो उसका प्रोबेशन पीरियड है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर जाएगा, जो भी इसका प्रोबेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया। इट इज आल्सो अवेलेबल टू दोस हु हैव बीन प्रमोटेड ऑन रेगुलर बेसिस टू हायर पोस्ट वेयर नो प्रोबेशन प्रिस्क्राइब अंडर दिस। सर्टेन किसी मामले में हालांकि लिखा हुआ मैंने देखा नहीं, जनरली तो प्रोबेशन पीरियड हर प्रमोशन पे 1 साल का होता ही होता है, लेकिन कहा कि अगर कहीं प्रोबेशन पीरियड नहीं है तो वो इमीडिएटली वो कंफर्म हो सकता है। ये सब लिखा है, लेकिन मेरी जानकारी में इसकी नहीं है कि ऐसा कौन सा पद है जहां आपको प्रोबेशन नहीं है। The above route will, however, be subject to condition that junior-most person in the cadre will be liable to be reverted to the lower post service cadre if at any time the number of persons so entitled is more than the post available in that cadre service। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3.1.2%। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी किसी भी कैडर में, एक तो कैडर कई बार श्रिंक हो जाता है, कैडर में पोस्टें सरेंडर हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन। रीजन में होता है कि आपका वर्क स्टडी की टीम ने सरेंडर कर दिया है, ये कई बार रिस्ट्रेचिंग होता है तो हायर पोस्ट बढ़ती है, तो नीचे की पोस्टें आपकी कम हो जाती है कोई भी रीजन से, या कई बार ऐसा होता है कि लोग डेपुटेशन में बाहर जाते हैं, एस कैडर पोस्ट पे जाते हैं, डेपुटेशन में जाते हैं, बाहर दूसरी मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, तो हम उनकी वैकेंसी को यहाँ भर के प्रमोशन फिलअप कर लेते हैं, लेकिन किसी वजह से डेपुटेशन वाला बंदा वापस आ गया है, एस कैडर वाला वापस बंदा, या किसी वजह से पोस्ट कम हो गया है, तो फंडामेंटल रूल ये है कि जो भी उस पोस्ट में उस कैडर में जूनियर मोस्ट होगा उसको रिवर्ट करेंगे और नीचे, ये एक फंडामेंटल रूल की बात कही है इसके अंदर। इसी प्रकार लियन के ऊपर मैं ये सारा वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं, जस्ट मैं एक ब्रीफ करने के लिए बताया, आपको देखना तो मेरा वीडियो उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा एक और मुझे बात करनी थी, चैप्टर 14 है ये हमारा, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम सर्विंग रेलवे एम्प्लॉइज फॉर पोस्ट आउटसाइड रेलवे। आउटसाइड रेलवे में जो जाते हैं उसके लिए बात की गई है। इसमें जो मुझे बताना था, बात करनी थी, ये आपका 1404 रिटेंशन ऑफ लियन ऑन सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन। हालांकि इसमें पोस्ट आउटसाइड की बात की है, लेकिन इसमें मेरा मानना यह है कि जो रेलवे टू रेलवे में भी आरआरबी में जाते हैं या जीडीसी थ्रू जाते हैं, तो वो कई लोगों को ये गलतफहमी है, इसको प्रमोशन मानते हैं जीडीसी को। मैं बता दूं आपको, जीडीसी में आरआरबी में सिलेक्शन होता है, वो प्रमोशन नहीं है, वो एक दूसरा अपना कैडर छोड़ के जा रहे हो तो वो एक प्रकार से फ्रेश अपॉइंटमेंट ही मानते हैं उसको। तो इसके लिए क्या रूल है लियन के ऊपर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। इफ अ परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर पोस्ट इन अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस, हिज लियन में बी रिटेन इन द पेरेंट डिपार्टमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। यानी कोई भी कर्मचारी किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में किसी में जाते हैं, इंक्लूडिंग मेरे हिसाब से आरआरबी के थ्रू जाता है, तो भी उसका लियन हम 2 साल तक मेंटेन करते हैं। इफ द एम्प्लॉय कंसर्न इज नॉट परमानेंटली अब्सॉर्ब विद इन a period of 2 years from the date of his appointment in the new post, he should immediately on expiry of 2 years either resign from railway service or revert to his parent cadre। यानी कोई भी कर्मचारी जब किसी और जगह गया है तो उसका हम लियन मेंटेन करते हैं 2 साल तक। क्यों मेंटेन करते हैं, ये इशू आएगा कि किसी कोई भी कर्मचारी का हम लियन क्यों 2 साल तक मेंटेन कर रहे हैं, सोचिए क्यों हम मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि फंडामेंटल रूल जो भी रेलवे का जो रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। जब कोई भी कर्मचारी जब
किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा तो ऑब्वियसली वहां भी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ही होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। 2 साल तक जब वो वहां होगा तो उसको वहां लियन नहीं होगा, और हम यहाँ इसका लियन टर्मिनेट करेंगे तो एक कर्मचारी जो होगा वो बिना लियन के रहेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। आप किसी भी कर्मचारी को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को विदाउट लियन नहीं रख सकते। तो इसीलिए नियम बना हुआ है कि जब आप कोई भी कर्मचारी जाता है, सिमिलरली अगर कोई रेलवे कर्मचारी भी आरआरबी के थ्रू या जीडीसी के थ्रू जब जाता है, नई पोस्ट पे जाता है, तो वहां जाने के बाद चूंकि वो हम उसको फ्रेश अपॉइंटमेंट मानते हैं, तो वहां वो लियन एक्वायर 2 साल तक नहीं कर पाएगा, ट्रेनिंग के बाद भी 2 साल तक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ हम पुरानी जगह उसका लियन मेंटेन करते हैं, और इस 2 साल की पीरियड में कर्मचारी चाहे तो वापस आ सकता है, और किसी वजह से नई जगह लियन एक्वायर नहीं किया, आगे आएगा उसमें, तो उसके बाद उसको या तो रिजाइन करना पड़ेगा या उसको वापस लौटना पड़ेगा। ये रूल है यहाँ पर। और इस संबंध में एन अंडरटेकिंग टू अवॉइड बाय दिस कंडीशन में बी टेकन फ्रॉम हिम एट द टाइम ऑफ फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन टू अदर वन। इस संबंध में एक अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा उसको कि भाई वो 2 साल तक हम लियन मेंटेन करेंगे, और नई जगह वो लियन एक्वायर नहीं कर पा रहा है तो उसको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम उसका रिजाइन करना पड़ेगा। तो रूल एक्चुअल में जितने भी कर्मचारी हैं, मैंने देखा है जब वो दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या रेलवे टू रेलवे जाते हैं, तो हम टेक्निकल करके भेजते हैं। एक्चुअली में वो सिस्टम मेरे ख्याल से गलत है। आपको 2 साल के बाद टेक्निकल करना है, लेकिन वापस 2 साल बाद कौन आएगा या कौन प्रोसेस करता है, हम जाने टेक्निकल भेज करके ही भेजते हैं। लेकिन एक्चुअल में मेरा मानना है कि उसके बाद टेक्निकल दिया जाएगा 2 साल के बाद, अगर उसका वहां लियन इंक्वायर करता है, नहीं तो उसको वापस आना पड़ेगा उसको। Temporary railway servant with less than 2 years service will be required to sever connections with railways in case of their selection to outside post. टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट का मतलब हम ये बोलते हैं कि कोई भी रेलवे कर्मचारी जब ज्वाइन करता है रेलवे में, और चूंकि वो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रहता है, तो इस दौरान वो टेम्परेरी हम मानेंगे, क्योंकि जब वो कंफर्म परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय, हम वैसे तो जनरली बोलते हैं कि कोई भी बंदा रेगुलर हो गया परमानेंट एम्प्लॉय, लेकिन इसके संबंध में हम मान सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी जब तक कंफर्म नहीं हो रहा है, रेलवे में कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, लियन एक्वायर नहीं कर पाया, उसको हम एक टेम्परेरी रेलवे एम्प्लॉय कह सकते हैं। तो अगर कोई भी कर्मचारी है 2 साल तक चूंकि वो कंफर्म नहीं होता, प्रोबेशन पीरियड में रहता है, तो अगर वो आउटसाइड द पोस्ट जाता है, वो अगर किसी दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, तो फिर उसका जो है उसको इमीडिएटली उसके लिए लियन मेंटेन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि लियन उसने एक्वायर ही नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा, कई लोग में से क्वेश्चन पूछ रहे थे वीडियो यूट्यूब के थ्रू कि सर कोई भी कर्मचारी ट्रेनिंग के दौरान एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है, वो उसका लकीली ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही या प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद के दो पहले चला गया है, लेकिन और वापस वो आना चाहता है, तो क्या है, तो इस नियम के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव नियम है। इसमें कहा है कि कोई भी कर्मचारी लियन एक्वायर करने के बाद, यानी 2 साल सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड करने के बाद, जब वो एक बार लियन एक्वायर कर लेता है, फिर वो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या रेलवे में भी जाता है, तो वो 2 साल के अंदर वापस आ सकता है, क्योंकि लियन हम मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जिस एम्प्लॉय ने लियन ही एक्वायर नहीं किया है, तो फिर कहां से लियन मेंटेन करेंगे? तो जब लियन मेंटेन नहीं करेंगे तो वापस आएगा ही नहीं। तो इश्यू यही आएगा कि जो भी कर्मचारी अभी ट्रेनिंग में है या प्रोबेशन पीरियड में है, और उन्होंने अभी लियन इंक्वायर नहीं किया है, और वो अगर आउटसाइड द रेलवे जाते हैं या रेलवे में भी आरआरबी में जाते हैं, तो उनका वापस आने का दरवाजा नहीं होता है, बंद हो जाता है। तो क्योंकि उनको इमीडिएटली उनका रेलवे से संबंध काटने पड़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इट विल बी रिक्वायर्ड टू सीवियर कनेक्शन विद द रेलवे। रेलवे से संबंध खत्म हो जाए, नहीं पुराने पद से संबंध खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका लियन ही नहीं है, एक्वायर ही नहीं लियन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ साथ में लिया है। When a permanent railway servant has joined a department office where he is not confirmed within a period of 2 years due to some reason, he may in exceptional cases be permitted to retain the lien in the parent department office for 1 more year. इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी है, अगर वो नई जगह जाता है, नए किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है, और 2 साल तक लियन मेंटेन करना है उसका, किसी वजह से 2 साल में लियन एक्वायर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? ऑब्वियसली वही वाली बात है, जैसे वहां पे भी ट्रेनिंग पीरियड है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, तो ऑब्वियसली वहां 2.5 साल लगेंगे 6 महीने के बाद। तो यहाँ तो 2.5 साल के बाद वो एक्वायर कर पड़ेगा। ये कई बार जैसे हमारे रेलवे में टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी, टाइपिंग टेस्ट पास ही नहीं कर पा रहा बंदा, जब तक पास नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के वहां पे भी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां के भी कुछ इश्यू हैं, कुछ कंपलसरी एग्जाम पास वाला कोई कंडीशन है या कोई दूसरी कंडीशन है जो वो 2 साल में वो नहीं कर पाया,
तो उसके लिए फिर 1 साल और जो है उसके लिए लियन मेंटेन करना किया जा सकता है। उसके लिए कहा गया है ही मे इन एक्सेप्शंस बी परमिटेड टू रिटेन 1 साल करते हैं वाइल ग्रांटिंग सच परमिशन ए फ्रेश अंडरटेकिंग सिमिलर टू द वन इंडिकेट अबव मे बी टेकन फ्रॉम द रेलवे एम्प्लॉइज। अगर मान लीजिए 2 साल तक लियन एक्वायर नहीं कर पाया तो उसको फ्रेश परमिशन देने से पहले उसे अंडरटेकिंग लिया जाएगा जो पहले कहा गया। Timely action should be taken to ensure extension, reversion, resignation of railway employees to their parent cadre on completion of prescribed period of 2-3 years। तो इसमें प्रॉपर एक्शन लेना है। कोई भी कर्मचारी अगर बाहर गया है तो 2 साल में अगर लियन एक्वायर नहीं किया है तो उससे बात करके उसको लेटर लिख के कंफर्मेशन किया जाएगा कि भाई उसको एक्सटेंशन चाहिए या वो रिवर्जन ले रहा है या रेजिग्नेशन देना चाह रहा है, जो भी है वो आपको करना है। इन केस वेयर recalcitrant employees do not respond to instruction with the conveyance or otherwise of their new employer, suitable action should be initiated against them for violating the agreement undertaking given by them as per 1(3) above and for termination of their lien। अगर कोई कर्मचारी है वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा, जो कर्मचारी है कि क्या उसको एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर उसके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए जिसमें कि टर्मिनेशन ऑफ लीन भी शामिल होगा, ये कहा गया है। तो काफी सारे लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि कोई दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट में गया है या रेलवे में गया है आरआरबी थ्रू जीडीसी थ्रू तो वापस आना चाहते हैं, तो वही लोग मेरे हिसाब से आ पाएंगे जो उनका लियन मेंटेन है, जो लियन एक्वायर किया ही नहीं है, जो ट्रेनिंग के दौरान ही चले गए हैं, वो जा सकते हैं। एक और नियम मुझे अभी यहाँ दिख नहीं रहा जिसमें कहा था जो लोग लियन जाने के लिए जो टेक्निकल रेजिग्नेशन में एक रूल उसमें पहले बताया कि जो लोग रेलवे में आने से पहले ही जो अप्लाई कर चुके हैं दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट में और बाद में उनका सिलेक्शन में आता है तब तक वो रेलवे ज्वाइन कर लेते हैं, चूंकि उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं किया था, लेकिन चूंकि वो रेलवे आने से पहले ही अप्लाई कर चुके हैं तो उनको भी टेक्निकल दिया जा सकता है। लेकिन इन सभी मामलों में वो वापस आने का उसका राइट नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रेश एम्प्लॉय हैं उनका 2 साल तक उनका लियन चूंकि वो एक्वायर नहीं कर पाते, कंफर्मेशन होने के बाद ही उनका लियन मेंटेन होगा। तो जो लोगों का कंफर्मेशन हो चुका है वो लोगों का लियन मेंटेन किएगा तो वो लोग 2 साल तक आ सकते हैं, लेकिन जो लोग कंफर्मेशन नहीं हुआ है प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं उनका लियन ना होने की वजह से वो वापस जा सकते हैं वो टेक्निकल देके, लेकिन वापस आने के दरवाजे उनके लिए नहीं है, उनको रेलवे से संबंध खत्म करना पड़ेगा, ये कहा गया है इसके अंदर। The revised procedure related to confirmation will not apply to cases of appointment, main और ad hoc basis। ad hoc basis वाले मामले में जो है confirmation नहीं होगा कहा गया है इसमें। और these order will not apply to ex-cadet tenure post, casual labor and substitute if any, including casual labor substitute with temporary status। ये जो नियम है उन पदों पे लागू नहीं हो गए जो एक्स कैडर पोस्ट हैं, टेन्योर पोस्ट हैं, ये कैजुअल लेबर सब्स्टिट्यूट है, या इवन कैजुअल लेबर सब्स्टिट्यूट जो है टीएस भी मिल गया, क्योंकि टीएस कैजुअल लेबर जो है टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट होते हैं और आपका लियन और कंफर्मेशन वही होगा, आपको कंफर्मेशन जहां आपका परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट पे ही जब वो जाएंगे तब वहां उनका कंफर्मेशन होगा, तो ये इन पदों पे लागू नहीं होगा। छठे में कहा गया दिस ऑर्डर विल अप्लाई टू the directly recruited junior accountant stand subject to condition that they will be confirmed after successful completion of probationary period if they have passed apprentice to a examination within that period। यानी जूनियर अकाउंटेंट जो जेए होते हैं उन पे भी लागू होगा, लेकिन उनके लिए रूल ये है कि उनको सक्सेसफुली 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पास भी करना है, साथ में उनके एग्जाम प्रोबेशन पीरियड के बाद उनका जे अपेंडिक्स 2A एग्जाम होता है वो उनको पास करना अनिवार्य है, तभी उनका कंफर्मेशन होगा। In case they fail to pass the examination within the prescribed period of probation, the benefit of confirmation will follow only from the date of passing the studies। अगर किसी वजह से वो पास नहीं कर पाते हैं तो कंफर्मेशन तभी होगा उनका, उसी दिन से होगा जब वो पास कर पाएंगे, ये कहा गया है। तो और काफी सारी बातें हैं जो इतनी कोई काम की नहीं है, लेकिन एक और बताया कि कुछ अनियमित इरेगुलर रिसेंडिंग ऑफ इरेगुलर कंफर्मेशन, कुछ रेलवे में इरेगुलर कंफर्मेशन भी हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए कोई खास है नहीं। किसी का गलती से कुछ स्टेट्यूटरी रूल के कॉन्ट्रडिक्शन में यानी नियमों के विरुद्ध किसी का कंफर्मेशन हो गया, या किसी की कंफर्मेशन आदेश में नाम गलत आ गया है, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्ट्रक्शन है वो गलत इश्यू हो गए हैं, तो ऐसे मामले में अगर किसी का गलत
कंफर्मेशन हो गया है तो उसमें कहा गया है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव डिसाइडेड दैट इन सो फार एज नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट आर कंसर्न द केस पर्टेनिंग टू रिसेंडिंग ऑफ, यानी जो कंफर्मेशन को निरस्त करना बोलेंगे आपको, of convention may be decided with the approval of general manager of any other officer not below the rank of officer। ये मैं 10वां जो पैरा है वो एग्जाम पर्पस में बता रहा हूँ। कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी कंफर्मेशन किसी को गलत कंफर्मेशन हम दे दिया है तो उसको निरस्त जो है किस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, ये पूछा जाए तो इसमें ऑप्शन आ सकते हैं ब्रांच ऑफिसर, डीआरएम, एडीआरएम या जीएम या पीएचओडी। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी कंफर्मेशन अगर गलत हो गया है उस आदेश को निरस्त करना है, कंफर्मेशन को निरस्त करना है, उसके लिए जो अप्रूवल लगेगा आइदर जीएम लगेगा या कोई भी पीएचडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एटलीस्ट उसमें होना चाहिए, उससे कम निचली जो है अथॉरिटी नहीं होगी। ये मैंने कोशिश की है कंफर्मेशन के ऊपर बताने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि कंफर्मेशन जो होगा वो प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद होगा। मैं थोड़ा सा मुझे एक डायग्राम से समझाना था, ये एक डायग्राम है। ये हम मान लीजिए एक मिनट। ये आपका मान लीजिए एक दो कर्मचारी हैं 1125 को, दो कर्मचारी हैं, ये ए बोलूं मैं आपको, यहाँ पे एक बी है। दो समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि कैसे लियन एक्वायर करेगा। दोनों के दोनों 1125 को आए हैं। एक ही यहाँ पे 6 मंथ की ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग है यहाँ पे, इसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी 30/6 को, और एक साथ से ये आदमी प्रोबेशन पीरियड चालू हुआ इसका 1/7/25 से। यहाँ ट्रेनिंग है 6 महीने की, 6 मंथ की इसकी ट्रेनिंग है। ठीक है, तो यहाँ 17 से यहाँ इसका प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल का। प्रोबेशन पीरियड चलेगा 2 साल। 1725 तो यहाँ पे इसका जो खत्म होगा इसका 30/6/27 को इसका प्रोबेशन खत्म होगा इसका। तो कंफर्मेशन इसका होगा 17/27 को इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। ये ए का कंफर्मेशन होगा 17/27 को। बी है इसका नो ट्रेनिंग है इसका, नो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं है इसका। तो यहां से ही 1125 से 2 इयर्स का इसका प्रोबेशन पीरियड होगा प्रमोशन। तो यहाँ 1127 से हम करेंगे जब इसका, तो यहाँ इसका ये 1125, तो इसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा 31/12/26 को। तो इसका कंफर्मेशन हो जाएगा 1127। तो ये 6 महीने पहले इसका हो जाएगा। तो ये आपका मैं बता दूं दोबारा कंफ्यूज ना हो प्रोबेशन पीरियड कंफर्मेशन का, कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो जिसका ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद से प्रोबेशन पीरियड 2 साल का, यहाँ पे भी 2 इयर्स रहेगा इसका। मैं जरा बता दूं यहाँ 2 इयर्स रहता है, तो दोनों के मामले में 2 इयर्स रहेगा। आप इनिशियल रिक्रूटमेंट गेट में 2 इयर्स का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा और प्रमोशन में 1 ईयर का होगा। तो ये प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद ही कंफर्मेशन होगा, और कंफर्मेशन होने के बाद ही आप लियन एक्वायर करेंगे। लियन तब तक आपको लियन नहीं मिलेगा, यानी उस पद पे आपको रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, और जब तक आप लियन एक्वायर नहीं करते आपको रिवर्ट किया जा सकता है, ये कहा गया है। और अगर इंटरव्यू ट्रांसफर वगैरह में जाते हैं तो पे प्रोटेक्शन के लिए भी आपको कंफर्म होना पड़ेगा। विदाउट कंफर्मेशन अब आप रिलीव होते हैं तो फिर आपको पुराने पे, यानी कि कोई कर्मचारी फॉर एग्जांपल लेवल 6 में था और वो प्रमोशन होकर लेवल 7 में गया है यहाँ पे, तो लेवल 7 का कंफर्मेशन जब होगा तभी होगा जब वो 1 साल पूरा कर देगा। अदरवाइज उसका लेवल 6 में ही, प्रमोशन के बाद भी लियन लेवल 6 में ही चलेगा जब तक कि वो 1 साल पूरा होकर कंफर्म नहीं हो जाता। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की आपको कि कंफर्मेशन क्या चीज है
और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप मेरी बात से कितने सहमत है। स्पेशली मुझे पूछना था, जो मेरा विचार था, जो मेरा इंटरप्रेशन था कि कोई भी कर्मचारी जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा, यानी 2 साल 2.5 साल जो भी इसका पीरियड है, तब तक अगर वापिस आना चाहे तो वापिस नहीं आ सकता। मेरा ये विचार है, क्योंकि कंफर्मेशन के बाद ही लियन मेंटेन हो। तो आप मेरी इस बात से कितने सहमत हैं? इसके अलावा किसी के पास कुछ और नियम है, अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही लाइक एंड शेयर भी करते रहे। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू।